नमस्कार साथियों, इंडिया करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स में जो करंट में जो लेटेस्ट कोई न्यूज़ आई है, जो आपको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम देखेंगे और उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए उस न्यूज़ में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लेके आए हैं, तो आप इसको अच्छे से देखें और इसका हम पीडीएफ भी डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल हमने बनाया हुआ है और शिक्षा दी सक्सेस के नाम से, आप उस लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम टू किल ए टाइगर है, किसके द्वारा निर्देशित है? तो इसका सही आंसर है निशा पहूजा। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है और जो इस डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट है वो है एक माइनर गर्ल है, उसका गैंगरेप होता है और उसमें रिलेटिव भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका जो जस्टिस के लिए जो संघर्ष है, इसके फादर का जो जस्टिस के लिए संघर्ष है, उसी को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है और ये झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड में इसका बैकग्राउंड है इस स्टोरी का और ये रियल इंसिडेंट है और इसके ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, निशा पाहुजा इसको डायरेक्ट कर रही हैं। अगर हम और ऑप्शंस को देखें जो इसके अलावा हैं, जैसे सोनक सेन की है, तो इन्होंने ऑल दैट ब्रीथ्स एक डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था। वो भी आपके ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी 2013 में, सॉरी, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी 2023 में। ये 95th ऑस्कर्स थे, उसमें नॉमिनेट हुई थी। तो इस वाले में क्या होता है कि ये पक्षियों से जुड़ी हुई है जो डॉक्यूमेंट्री, उसमें है, ये नॉमिनेट हुई थी। हालांकि इसने कोई अवार्ड नहीं जीता था, लेकिन कार्तिक गोंसाल्विस ये भी 95th ऑस्कर में ही इसका नॉमिनेशन हुआ था 2023 में। इनकी जो डॉक्यूमेंट थी उसका नाम था द एलिफेंट। द एलिफेंट विस्पर्स विस्परर्स। तो इस वाली में जो है एलिफेंट है एक, इसको दो पति पत्नी है बुजुर्ग, वो इसको नर्चर कर रहे हैं एलिफेंट को, उसके ऊपर ये है। और ये एक तरह से उनको उनका रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं। तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसको कार्तिकी गोंसाल्विस ने डायरेक्ट किया है और इसने ऑस्कर जीता है 2023 वाला, 95 में ऑस्कर जीता है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री की, उसमें जीता है। और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनआरडब्ल्यूए एजेंसी किस कारण बनाई गई थी? इसका कारण था फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी, इसके लिए बनी थी। अब ये क्यों बनी थी? 1948 में क्या होता है, इसराइल अरब वॉर होता है। उस इसराइल अरब वॉर में, जो कि पैलेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, उस वॉर के बाद जो प्रॉब्लम होती है युद्ध के बाद, जैसा कि आपको पता ही है, शरणार्थियों की समस्या पैदा होती है, तो उसके तहत जो रिफ्यूजीज थे उनके लिए ये बनाया गया था, जिससे कि उनको फूड, एजुकेशन और जो है वेलफेयर के लिए उनका कार्य किया जाए। तो अभी क्या हुआ है, ये करंट में न्यूज़ में क्यों आई है, क्या हुआ है कि इसको जो फंडिंग है वो वर्ल्ड लेवल पे दी जाती है, लेकिन इसराइल ने क्या किया है
कि जो इसको कर रहे हैं, इसका मतलब जो देख रेख कर रहे हैं या इसको चला रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, उसने इस एजेंसी के कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की थी। तो इस वजह से इसराइल ने इस पे इश्यू पे मुद्दे पे अपना आवाज़ उठाई। तो उसके कारण क्या होता है, अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये क्या करते हैं, इसकी फंडिंग रोक देते हैं कि नहीं, अब हम नहीं देंगे अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। हालांकि यूएन ने इसके ऊपर एक्शन लिया और जो दोषी थे उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनकी इस वजह से अब यूएनआरडब्ल्यू ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी हमारी फंडिंग फिर से उन्हें उसी तरीके से लागू नहीं हुई तो फिर हम इसको बंद कर देंगे जो हम कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया जिससे कि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संगठन ने स्वयं का दी नेशनल टेररिज्म डाटा विजन एंड एनालिसिस सेंटर एनटीडी डैश एफएसी बनाया है, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है? तो ये हैं आपके एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं एनआईए के बारे में, किसका क्या क्यों गठन हुआ। उसके बाद हम इस न्यूज़ को देखेंगे कि इसका क्या कारण है, न्यूज़ का इससे क्या हेल्प होगी, क्या होगा। तो एनआईए को अगर हम देखें, देखिए 26/11 मुंबई हमले, आप सबको पता होगा, मुंबई हमले होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान लगता है। तो उसके बाद एनआईए का गठन होता है और इसका नाम पूरा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसा कि आपको ऑप्शन में पहले ही दिख रहा है। तो ये क्या होता है, इस घटना के बाद सरकार एक्शन में आती है और एक एक्ट लेकर आती है, एनआईए एक्ट, जो 2008 में आ गया था और 9 में लागू हो गया था। अब इसके तहत क्या होता है कि जो जो टेररिज्म है, जो काउंटर टेररिज्म को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई, जिससे कि आपको इनपुट मिल जाए बाहर से, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और सब करके, इसका यूज करके आप इस काउंटर टेररिज्म के द्वारा इसको अ, इन चीज़ों को, इन सिचुएशन से बचा जा सके। इसके लिए ये स्पेशलाइज एजेंसी है जो टेररिज्म को ज़्यादा फोकस करती है। तो ऐसे इसका गठन हुआ था। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, मतलब क्या होगा अगर ये एनटीडी और एफएसी बनता है? तो इसमें क्या होगा, एनटीडी एफएसी में, कि आपको फिंगरप्रिंट्स हैं, और वीडियो, पिक्चर्स, इसके जो भी डिटेल हैं, इन सब का जो अपराधी हैं, जो टेररिस्ट अटैक करते हैं या टेररिज्म से इन्वॉल्व हैं या उसमें किसी प्रकार से उनकी भागीदारी है, तो उनकी ये सारी डाटा जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसको हम रखेंगे अपने पास एक सर्वर में, जिससे कि हम उस डाटा का इस्तेमाल करके एनालिसिस कर सकें, उसके टारगेट्स देख सकें, उसके अपने यहाँ कोई अगर कोई खतरा है उससे, तो उसको हम एनालिसिस कर सकें। ये जो अमेरिका का जो ग्लोबल टेररिज्म जो सर्वे है, उससे हम इसको सिमिलरिटी इसके साथ बना रहे हैं, जिससे कि हम उसके साथ कोई भी अगर हमें नेगोशिएशंस करने हैं, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें हमें सहूलियत मिले। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतर है, जिससे कि हम अपने टारगेट कर सकेंगे अपने जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जो इंडिया के एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकेंगे, एक प्रॉपर एक प्लान बना के कार्य कर पाएंगे। इस वजह से हमें ये डाटा बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको बनाया गया है। अब हम इसके साथ ऐसा करते हैं, ये जो सारे और भी हैं, जैसे आईबी है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये आईबी और सीबीआई के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सीबीआई। सीबीआई इसका 1947 46 सॉरी, इसमें क्या है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आता है।
उसके तहत 1963 में गठन होता है। तो ये फोर्स में आता है सीबीआई। अब आपको पता ही है, सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म है। और सीबीआई जो है, कई बड़े आपराधिक मामले हो जाते हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर कोई बड़ा करप्शन से बड़ा मुद्दा है, कोई भी ऐसा कोई भी क्षेत्र में हो सकता है जो गवर्नमेंट समझती है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है या देश के लिए आवश्यक है, उसका सही और निष्पक्ष रूप से, मतलब अगर उसको सॉल्व करना है तो कोर्ट भी इसके लिए अनुमति देते हैं और वो भी सुझाव देते हैं गवर्नमेंट को कि सीबीआई का यूज करे, तो उसमें ये काम आता है। सीबीआई एक निष्पक्ष जांच करने वाली एजेंसी के रूप में जानी जाती है। अब आती है आईबी। तो आईबी का हम देखते हैं। आईबी जो है, जो कि फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इसकी नींव 1887 में पड़ी, 1887 में। इसका उस टाइम पे नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। ये अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी। इसका मुख्य कार्य जो था वो था कि इंटरनल इंटेलिजेंस देखना ही है, गुप्त सूचनाओं की जानकारी होनी चाहिए, फॉरेन इंटेलिजेंस भी, कि विदेशों में ऐसी सूचनाएं जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखें, तो जिनकी इम्पोर्टेंट है, उसके तहत ही इसको बनाया गया था। बाद में आईबी इसका नाम हो गया। और जो इसका फॉरेन जो इंटेलिजेंस पे ध्यान था वो 1968 में रॉ बनता है हमारे यहाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है। उसके बनने के कारण हमारा वो फॉरेन का चला जाता है रॉ के पास कि भाई फॉरेन इंटेलिजेंस आप देखें, विदेशी गुप्त सूचनाओं की वहाँ से जानकारी लेने के काम आप, आई भी देखेगा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है उसको। तो ऐसे इसका काम बढ़ जाता है। अब अगला हम न्यूज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 इसमें है, आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किस स्टार्टअप के साथ लैब में मछली का मांस उत्पादन करने का समझौता किया है। मछली का मांस उत्पादित करने का मतलब ये नहीं है कि मछली का ही मांस है, मतलब उसकी तरह उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसकी तरह उसमें क्वालिटी होंगी, उसकी तरह प्रोटीन विटामिन जो भी एक होता है उस तरीके का होगा, उसका टेक्सचर भी होगा, वो एक जो फील है वो देगा, लेकिन वो होगा लैब ग्रो करके बनाया जाएगा। तो इसका जो हमारा जो हुआ है, इसमें से ऑप्शन है नीट मीट। ये एक स्टार्टअप है जिसके साथ MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसकी फुल फॉर्म है। तो उसके तहत हम इस पे कार्य करेंगे कि एक मछली को मतलब रिप्लेस करें, और हम लेबोरेटरी में ऐसा फूड करें जिसके लिए क्या होता है कि उसमें अब आप उसमें क्या है, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, जो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि पोषण के लिए ज़रूरी हैं, उसको भी हम उसमें इनपुट के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि आजकल चावल और गेहूँ में हो रहा है, फोर्टिफाइड किया जा रहा है उनको। इसी प्रकार से इसमें भी हम कोशिश कर सकते हैं। और इससे सी पे, मतलब समुद्रों के ऊपर जो समुद्री जीवों पे क्या है, जो बोझ है, जो जनसंख्या बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो वो कम होगा। ठीक है, तो उनको सुरक्षा मिलेगी। और अहिंसक एक गतिविधि के द्वारा हम अपने फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, तो खाद्य सुरक्षा भी हम ध्यान में रख के अपना कार्य कर पाएंगे। तो इस वजह से ये एक अच्छा वेंचर है, और अगर ये सफल होता है अच्छे से, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को तो मदद करेगा ही प्रिजर्व रखने में, साथ में जो जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितना हमें पोषण चाहिए उस हिसाब की हमें सामग्री जो चाहिए उसकी भी पूर्ति करेगा, और फूड सिक्योरिटी तो है ही। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसिवेरेंस रोवर, जिसने हाल ही में मंगल ग्रह पर प्राचीन झील के साक्ष्य जुटाए हैं, किस स्पेस एजेंसी का रोवर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नासा है, और ये 2020 में भेजा गया था मंगल ग्रह पर। इसका एक और है नासा का ही, जिसका नाम है क्यूरोसिटी रोवर। ये 2012 में भेजा गया था, ये भी वहाँ कार्य कर रहा था। 2012 के बाद
फंडिंग की वजह से नासा नहीं कर पाया, फिर 2020 में जाके ये किया है। तो उन्होंने एक प्राचीन झील के साक्ष्य जुटाए हैं परसिवरेंस रोवर ने। ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकता है साइंस एंड टेक के रिलेटेड, तो उसको अच्छे से आप देख लें। और भी इसरो है जो इंडिया की अपनी हमारी एजेंसी है। अभी हमने भी जो है अपना चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया और लैंडिंग करवाई। तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें हमारे जो है रोवर का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की है और उस कॉस्मोस जो है रूस की है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सऊदी अरब के मध्य संपन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास निम्न में से कौन सा है? अब इसमें से जो सही आंसर है वो है सदा तनसीक। अब सदा तनसीक जो है ये कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड में। और ये कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान। अल नागा ये ओमान के साथ है। ये है आपका किर्गिस्तान। और टेबल टॉप है बांग्लादेश। खंजर किसके साथ है? किर्गिस्तान के साथ। तो ये हमारे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और मैं इस पे एक लिस्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट जो हैं सैन्य अभ्यास उनकी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। ये क्वेश्चंस कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एक्सरसाइज को पूछ ही लेते हैं। या नाम पूछ लेंगे या फिर कौन सी जगह पे हुआ ये पूछ लेंगे। तो ये अपडेटेड भी चाहिए, साथ में स्टैटिक में इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि किन किन देशों में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में जो है का पुरुष एकल जो का खिताब है किसने जीता है? तो इसके जो विजेता रहे हैं जो यानिक सिनर हैं, जो इन्होंने किसको हराया है? ये डेनियल मेदवेदेव हैं रूस के, इनको हराया। ये इटली के यंग है। तो इनको यानिक सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया है और 5 सेट में हराया है। 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 3-6। ये है, ऐसे हराया है। 2 सेट पहले दानियल मेदवेदेव ने जीते, फिर बाकी के 3 सेट यानिक सिनर ने। और इस ऑस्ट्रेलिया ओपन को सबसे ज़्यादा जीतने वाले हैं डी जोकोविच, जिन्होंने 10 बार इसको जीता है। कार्लोस अल्कराज को अगर जानते हो, ये यंग है। इन्होंने डी जोकोविच को हराया था। और किस प्रतियोगिता में हराया था पुरुष एकल में फाइनल में, उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मेट में करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था वो आज पूरा हो गया है। आपको एक इम्पोर्टेंट थोड़ी सी अलग स्पेशल न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में चलो नहीं आए, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए एक सोशल अवेयरनेस के रूप में, या एक इंडियन के रूप में आपको उसका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि अभी आपने सुना होगा कश्मीर में जो बर्फ़ है वो कम पड़ी है। कम पड़ी वो, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे ये पर्यावरण से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये तो है, ये तो सब नॉर्मल चीज़ जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे जुड़ी हुई है? अब आपको बॉर्डर सिक्योरिटी इसके बारे में मैं बताता हूँ। इससे क्या है, घुसपैठ हो सकती है कम वो पड़ी है, क्योंकि रास्ते जो हैं जो पैचेस हैं जिन पे घुसपैठ करते हैं आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनके लिए क्या है, अब स्नो नहीं है तो पैचेस खुले हुए हैं। जो ऐसे क्षेत्र जिनसे आवागमन गुप्त रूप से होता है या वहाँ से वो अपने रास्ते बना लेते हैं, तो वो ओपन है। अब उनके लिए कोई समस्या नहीं आ रही क्योंकि बर्फ़ कम पड़ी है। तो उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आई है, या ये एक संभावना जताई जा रही है कि ऐसा इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है या घुसपैठ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए सरकार प्लान कर रही है। तो
बर्फ कम पड़ने से बॉर्डर सिक्योरिटी भी एक इश्यू हो सकता है, ये जानना भी अपने आप में यूनिक है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या क्या एनवायरनमेंट भी आपके लिए बॉर्डर पे किस प्रकार से मदद करता है कभी कभी सिचुएशन में। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आए, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर ये अच्छा लगा हो। और हम डेली करंट अफेयर्स तो लेके आएंगे, और पर्टिकुलर टॉपिक पे लिस्टिंग के लिए भी हम लेके आएंगे करंट से रिलेटेड, तो जिससे कि आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से करंट अफेयर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे, कहीं और से आपको देखने की जरूरत ना पड़े। हम पूरा उसको अ, अच्छे से अपडेट करके लाएंगे, और टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है जिस पे हम इस चीज़ को पीडीएफ फॉर्मेट में डालेंगे, जिससे कि आप उसका यूज कर सकें, अपने नोट्स मेकिंग में भी आपको मदद मिल सके और आप रिवीजन कर पाएँ। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।